दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि प्रत्येक दिन सेट चल रहा है, आज ये सेट 7वां है। पहले ही ऑलरेडी हम 6 सेट करा दिए हैं। ये 7वां सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीएसएससी हो, एसआई का मेंस हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में बैठेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन जो किया गया उसका लाभ उठा सके अपने एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कराता हूँ, पहले भी कराया है और आगे भी कराऊंगा। करंट अफेयर का सेट चालू हो गया है दोस्तों, तो अभी तक जिसने करंट अफेयर नहीं देखा है वो करंट अफेयर्स मेरे साइट पे जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत किस वंश का तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो बता दें आपको कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी पर भारत में आक्रमण किया था, और ये काल था अंतिम शासक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। इसी को हरा के दिल्ली की गद्दी पे ख्रीज खां को अपना राजपाट दे के ये चला गया, ख्रीज खां। और यही ख्रीज खां ने क्या किया, तो सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैयद वंश। बी आंसर हो जाएगा, सैयद वंश। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 ईस्वी में ख्रीज खां के हाथों हारा गया। दिल्ली की गद्दी पे ख्रीज खां को अपना प्रतिनिधित्व बैठा के ये चला गया, तैमूर लंग का शासक जो था। ठीक है, तो इससे अभी ये इस क्वेश्चंस के माध्यम से और भी आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत जो लगभग 1206 से 1526 ईस्वी तक चली, इसमें कुल 5 वंशों ने अपना राज्य किया। अब ये कौन कौन थे इसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला था लोधी वंश, पहला था गुलाम वंश पहला था 1206 से 1290। दूसरा था, नोट कर लीजिए, दूसरा खिलजी वंश ये था 1290 से 1320। नोट कर लीजिए, ये खिलजी वंश की स्थापना कौन किए थे, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किए थे। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। और तीसरा नंबर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश कितना तक, तो 1320 से 1414 तक ये चला था। इसकी स्थापना कौन किए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक, नोट कर लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए चौथा वंश कौन आया, तो चौथा वंश आपका आया सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक चला, तो 1414 से 1451 ईस्वी तक। और ये इसका संस्थापक कौन थे, तो ख्रीज का अभी हमने बताया। और पांचवा वंश जो सबसे लास्ट वंश आया ये था लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक, तो 1451 से 1526 तक। तो ये 5 वंश लगातार आए। इसको अपने डायरी में बुक में नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन वंश ने शासक किया और सबसे कम समय तक कौन वंश ने शासक किया। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने शासक किया है दिल्ली सल्तनत पे, लगभग 94 साल। याद रखिएगा, लगभग 94 साल तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा साल शासन किया, और सबसे कम सैयद वंश ने, ये लगभग 27 साल तक सबसे कम। तो याद रखिएगा, मिला भी लीजिए अपने से, तो आ जाएगा तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया और सैयद वंश सबसे कम समय तक शासन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो बता दें, सबसे अधिक गुलाम जो थे फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे, और लगभग इसके पास गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के काल में 1,80,000 के करीब गुलाम थे। और साथ में ये भी याद रखिएगा, इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था।
बेरोजगारों को अपने काल में बेरोजगारों को रोजगार दिया था। साथ में 24 करों को हटा के मात्र 4 कर रखा था, जिसमें जजिया कर था। और यही पहला ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला यही है, फिरोज शाह तुगलक, या ये भी याद रखिएगा। और ये 4 कर जो लेता था वो कौन था? खराज था, जो लगान के रूप में लिया जाता था। खुस्म था, युद्ध के लूटपाट पर लिया जाता था। और जजिया और जकात कर ये लेता था फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के समय में थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जिसने पदों को वंशानुगत कर दिया था और साथ में जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज को अपना संरक्षण दिया था, ये फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक की बात हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक एक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान के साथ साथ अपने कुकृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसको स्वपनशील बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपनशील, रक्त पिपासु, पागल बादशाह इसको बोला जाता है। ये याद रखिएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तुगलक को बोला जाता है। इसी के काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री और अफ्रीकी यानी मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। और इसी को ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में भेजा था, इब्ने बतूता को। इब्ने बतूता कौन सी पुस्तक लिखी थी? याद रखिएगा, रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी इब्ने बतूता ने, रेहला। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इब्ने बतूता, इसको याद रखिएगा, रेहला नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तानों ने बेरोजगार को रोजगार दिया? तो अभी हम बताएं कि फिरोज शाह तुगलक जो था बेरोजगारों को रोजगार दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में पीछे वीडियो में ही बता दिए थे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को, जलालुद्दीन खिलजी को मार कहीं गद्दी पे बैठा था। और इसके काल में बहुत सारा चीज़ हुआ जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार के मदद करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो आपको बता दें, फर्रुखसियर ने मुगल बादशाह अंग्रेजों को व्यापार के लिए सुनहरा फरमान दिया था। अच्छा, फर्रुखसियर बारे में बोला जाता है कि ऐसा इसने क्यों किया? तो बताया जाता है कि ये जब बीमार पड़ा था तो अंग्रेज एक डॉक्टर लेके आए थे और जिससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ और लगभग ठीक हो गया। इसी के चलते अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति फर्रुखसियर ने दे दी। इसको अली बंधुओं ने इसको हरा के गद्दी पे बैठा था। तो इतनी जानकारी हम ले लेते हैं इससे। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में आपको बता दें, बहादुर शाह द्वितीय मुगल काल का सबसे अंतिम बादशाह था और इसको सबसे अंतिम बादशाह था। और याद रखिएगा, ये लास्ट में जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें इसको पकड़ के अंग्रेजों ने रंगून यानी वर्मा, जो भी म्यांमार बोला जाता है, वहीं के जेल में इसको बंद कर दिया गया था जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो आपको बता दें, कूका आंदोलन पंजाबियों से संबंधित है और ये गुरु राम सिंह होंगे। कूका आंदोलन 1840 के करीब में हुआ था। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1840 के करीब में हुई थी, जो पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल ने की। इसकी शुरुआत कौन की थी? भगत जवाहरमल ने की। और भगत जवाहरमल ने की, इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करना। और ये लगभग 1863 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाई की तथा इसके प्रमुख नेता ये जो राम सिंह जो लिखा है इसको रंगून इसको भी भेज दिए थे। तो ये कुका आंदोलन पंजाबियों से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें थे और लास्ट गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पटना में इनका जन्म हुआ है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना ही की थी। 1469 में इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के तलवंडी में। तो इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह
1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो बिहार से, बिहार के जगदीशपुर जगह से। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पीसीएस में पूछा जाता है कि कुंवर सिंह जो यहाँ बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, इनको दबाया कौन अंग्रेज ने था? ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह को दबाने के लिए विलियम टेलर, विलियम टेलर नोट कर लीजिए, और विसेट आयर, और एक विसेट आयर थे, ये दोनों आए थे और 1858 में लगभग ये दब गया था जब कुंवर सिंह का मृत्यु भी हो गया था। तो ये विलियम टेलर नोट कर लीजिए, और विसेट आयर, विलियम टेलर और विसेट आयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्जामों में। तो इसको दबाने के लिए 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बिहार में ये आए थे। अच्छा, एक और है झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से नेतृत्व किए थे, उसको दबाने के लिए कौन आया था? तो हिरोज नाम का अंग्रेज था, वो उनको दबाने के लिए, उसके नेतृत्व को दबाने के लिए आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो बता दे, गालिब ने, गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो 1857 के विद्रोह को गालिब ने देखा था। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो आपको बता दें, अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह जो है फैजाबाद से, फैजाबाद जो यूपी में पड़ता है, ये सबसे अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे और यहीं से ये नेतृत्व कर रहे थे, फैजाबाद यूपी से। और इनको भी दबाने के लिए विलियम टेलर और विसेट आयर ही गए थे। चलिए देख लेते हैं, लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे? तो आपको बता दें, लियाकत अली यूपी में इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। नोट कर लीजिएगा, लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, लखनऊ से भी एक पूछता है, तो बेगम हजरत महल याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बेगम हजरत महल वहाँ के से नेतृत्व कर रही थी। तो 1857 का विद्रोह भारत का पहला विद्रोह है और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह, कल ही क्वेश्चन आया था पिछले सेट में, तो हम बताए थे कि 1899 से 1900 के बीच इसने मुंडा विद्रोह चला था, जिसका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। अभी छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के क्षेत्र में ये पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये इसमें तो 1899 से 1900 नहीं है, लेकिन ये लगभग उसी के समय यानी 1895 हो जाएगा। ये उसी के समय 84, 94, 95, 96 ये पूरा लाइन से ही वो चला था। लेकिन जब बिरसा मुंडा है तो ये नेतृत्व तो काफ़ी तेज हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है 1899 से 1900। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ की स्थापना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको बता दें, भारत संघ की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1876 ईस्वी में। और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कोई किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ की स्थापना इन्होंने की कि ये इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की भी स्थापना की 1918 में, याद रखिएगा 1918 में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। और साथ में बंगाल नाम का समाचार पत्र भी लॉन्च किया। ठीक है, बंगाल नाम का समाचार पत्र। तो 3 चीज आपको मिला। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में, दूसरा 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन, और तीसरा बंगाल समाचार पत्र का ये शुरुआत किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो आपको बता थे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है अनुच्छेद 40 के तहत। इसमें स्वायत्त शासन तथा इकाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो आपको बता दें श्री नरसिंह नारायण जिस पार्टी से थे उसका नाम था समाजवादी। और एक और चीज़ बता दें, नरसिंह नारायण थे जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी पार्टी से थे, जयप्रकाश नारायण, और साथ में अशोक मेहता भी थे। तो ये लोग जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, नारायण सिंह समाजवादी पार्टी से थे। और आपको बता दें ये राष्ट्रवादी पार्टी से कौन कौन थे। तो राष्ट्रवादी पार्टी से तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ये सब कौन पार्टी से थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। अच्छा, अंतरराष्ट्रवादी कौन था। तो आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रवादी थे। और साम्यवादी जो लास्ट दिया है ये साम्यवादी में चला आता है मार्क्स लेनिन आदि, जो रूसों के थे, मार्क्स लेनिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो आपको कल ही बताए थे कि तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र। और ये भी बताए थे कि प्रथम क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि आता है, वन आता है, मत्स्य आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है, विनिर्माण आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी चीज़ आता है। इसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। लगभग बताए थे कल ही कि 56% हिस्सेदारी तृतीय क्षेत्र की है भारतीय अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना ही आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, नोट कर लीजिए आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नोट कर लीजिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबों का उन्मूलन कर गरीबों को बेहतर ढंग से करने के लिए इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये चली थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, याद रखिएगा कब चली थी। तो ये डेट भी याद रखिए, 2 अक्टूबर 1980 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या था इसका उद्देश्य, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को आय में वृद्धि करना। और कल ही हम बताए थे नाबार्ड की भी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सापेक्ष निर्भरता, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो सापेक्ष निर्भरता का मतलब है आर्थिक असमताएं, यानी सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है, निर्धनता का अर्थ ही होता है भारत में कि कुछ लोग जो कि जिसको बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में वो असमर्थ है, यानी खाने पर भी उनको पैसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि तीसरी दुनिया जो बोलते हैं, इसमें व्यापक निर्धनता पाई जाती है। और लगभग 26% हिस्सेदारी इन्हीं लोगों की है भारत में भी। तो ये याद रखिएगा। तो आर्थिक असमताएं, यही सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था। तो योजना आयोग हर एक 5-5 वर्ष पे, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहला आया था, बताए थे 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी योजना आयोग की। और पंचवर्षीय योजना अभी तक 12 आई हैं। अब पंचवर्षीय योजना के तहत नीति आयोग आ चुका है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं, तो आपको बता दें 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चली थी। अच्छा, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 2002 से 2007, और उससे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 92 से 97। तो ये याद रखिएगा। अब योजना आयोग के जगह नीति आयोग हो गया है, तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त कर दी जाती है। और पिछले ही सेट में हम बताए थे कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय कौन निकाले थे? दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक प्रॉपर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाला था उन्होंने। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कल ही आया था ये क्वेश्चन, देखिए फिर आगे। राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आय का आधार कब कौन सा बना है? तो 1980 से 81 को राष्ट्रीय आय का आधार माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। भारत में कृषि श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 65% कृषि क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन दो परोक्ष कर है? परोक्ष कर का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर बिक्री तो है ही, आय कर नहीं है, आय प्रत्यक्ष कर है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आय व संपत्ति कर, तो आय कर तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बिक्री और उत्पादन कर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये परोक्ष कर है, ये परोक्ष कर है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर कह रहा है रुपयों का अंतिम बार अवमूलन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपयों का अंतिम बार अवमूलन कब हुआ था? तो आपको बता दें, रुपयों का अंतिम बार अवमूलन जुलाई 1991 में हुआ था, जुलाई 1991 में। अच्छा, रुपयों का अवमूलन जो है कितने बार हुआ है? तो याद रखिएगा 3 बार हुआ है। पहला कब हुआ है? तो पहला 1949 में हुआ है, याद रखिएगा 1949 में पहला। और इसमें क्या किया गया? भारतीय रुपयों में 30.5% अवमूलन किया गया। कितने परसेंट? 30.5% पहला जो हुआ 1949 में। सेकंड कब हुआ? तो आपको बता दें, सेकंड जो है 1966 में हुआ रुपयों का अवमूलन, और इसमें क्या किया कि 36.5% भारतीय रुपयों का अवमूलन कर दिया गया। और तीसरी बार 1991 में जो हुआ, इसमें क्या किया गया? इसमें कर दिया गया 20% कमी कर दी गई, रुपयों का अवमूलन करके अंतिम जो तीसरी बार हुआ इसमें 20% कमी कर दी गई बाह्य में। तो ये याद रखिएगा, 3 बार अवमूलन हुआ है। पहला हुआ 49 में, दूसरा 66 और तीसरा 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं? तो आपको बता दें, क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये भी डाइनर्स क्लब में प्रारंभ की थी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार किसका है? तो याद रखिएगा, USA का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सा है। अच्छा, USA का कितना % हिस्सा है? तो आपको USA सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ब्रिटेन जो दिया है, ब्रिटेन से लगभग 5.4% होता है व्यापार, और जो रूस है, रूस से 1.6%। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ डाटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो आपको बता दें, महावीर की मृत्यु ना तो राजगीर में हुई थी, ना रांची, ना समस्तीपुर, ना नालंदा। इनकी तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा, इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी? तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में। पावापुरी मल्लराज शिशुपाल के यहाँ ये खाए थे, और उसी से मल्लराज शिशुपाल का प्रसाद खा के ये सोए मतलब इनकी मृत्यु, वह शरीर का त्याग कर दिए 540 ईस्वी पूर्व में, याद रखिएगा। वैशाली में है ये, और सॉरी, वैशाली में नहीं, पावापुरी, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। लगभग 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है, वो मंदिर बनाया गया कहाँ पे?
वो क्या है, तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो पैदा तो हुआ नहीं, पैदा वहाँ पे हुए नहीं थे, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति यही हो जाएगा। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या किया था, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, तो प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुंडग्राम में हुई थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुग वंश के बाद किस वंश का भारत में राज आया, तो बता दे शुग वंश के बाद कन्नौ वंश का राज आया, शुग वंश के बाद कन्नौ वंश का या राज आया। और शुग वंश जो थे पुष्पित शुग और कन्नौ वंश में किसका राज आया, वासुदेव का राज आया। अच्छा, सभी को लाइन से लिख लीजिए। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, तब इसके बाद आता है नाग वंश, नोट कर लीजिएगा, तब इसके बाद आता है नंद वंश, तब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश, तब इसके बाद आता है पुष्यमित्र शुग का शुग वंश, तब आता है कन्नौ वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, और तब सातवाहन वंश के बाद आता है गुप्त वंश, याद रखिएगा। जो लाइन से कभी पूछ देता है तो ये हमेशा याद रखिएगा। हर्यक वंश के आया नाग वंश के बाद आया नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुग वंश के बाद कन्नौ वंश के बाद सातवाहन वंश, और तब गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ, तो तृतीय बौद्ध सभा की आयोजन पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में, ठीक है। और इसके अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्म कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता। अच्छा, 4 बार टोटल हुआ है बौद्ध समिति। पहला हुआ है अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ है कालाशोक के काल में, तीसरा हुआ है अशोक के काल में, और चौथा हुआ कनिष्क के काल में, याद रखिएगा। तो ये इसमें हो जाएगा बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त था, ये मौर्यकालीन राजनीतिक नीतियों पर इसका अर्थशास्त्र जो है उस प्रकाश डालता है। आपको बता दें कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनके बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया था, तो आपको बता दें कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिल गया था। इसी के काल में चौथी बौद्ध समिति हुई थी, कश्मीर के कुंडग्राम में, लगभग पहली शताब्दी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वसुमित्र कर रहे थे। और इसी चौथी बौद्ध समिति में बता दें कि 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में बौद्ध समिति। और कनिष्क किस में चले गए, तो कनिष्क महायान के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो कुमार संभव कालिदास ने लिखा था। और साथ में इन्होंने और भी बहुत सी कृतियां की रचना की, जैसे ऋतु नोट कर लीजिए, बोल दे रहे हैं, ऋतु संहार की कुमार संभव हो ही गया। मेघदूत के की थी, अभिज्ञान शकुंतलम नाम के लिखी थी पुस्तक को, रघुवंशम नाम के पुस्तक को लिखे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका जो संसद के सभी सदस्य कार्यपालिका के अधीन विधानपालिका रहकर कार्य करती है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग का जहाँ तक सवाल है तो आपको कल ही बताए थे पिछले वीडियो में, निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन है। और यहाँ पे और आया है न्यायपालिका का वर्णन, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, और 214 के तहत उच्च न्यायालय का। तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी वस्तु का न्यूनतम आयु कितना होना पड़ेगा, 25 साल। 25 साल लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए जो होता है 30 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल जो होता है प्रश्न
हाँ, प्रश्न उत्तर सत्र के तुरंत बाद होता है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्न उत्तर काल के तुरंत बाद होता है, इसको याद रखिएगा। जब शून्यकाल के नाम से जाना जाता है जब दोनों सदनों का प्रश्नकाल के तत्काल बाद समय जो आता है, लगभग ये 12 बजे समाप्त होता है तथा इसके तत्काल बाद प्रश्नकाल जो है 12 बजे समाप्त होता है और इसके बाद शून्यकाल चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो जाहिर सी बात है 245 होगा। 245 में ही अनुच्छेद में बोला गया है कि संघीय संसद जो है विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आपको बता दें एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता है ये कानूनी विषयों पे राज्य सरकार को परामर्श देता है। अच्छा, एडवोकेट जनरल कानूनी विषयों पर ये इसकी व्याख्या अनुच्छेद 165 के तहत की गई है और बोला गया है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो होगा राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न से अपने पद पर रहता है और ये सलाह दे सकता है किसी भी कानूनी विषय पे। अच्छा, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के द्वारा होता है और ये जो इसके बारे में बता दें आपको कि ये ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही कोई मंत्रिमंडल का, लेकिन किसी भी सदन में आके बोल सकता है और उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन इसको मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी मत नहीं दे सकता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उस समय की बात है लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार था, किसके प्रकार था? तो आपको बता दें कि ये स्वत्वाधिकार मुकदमा के टाइटल स्यूट के प्रकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा जाहिर सी बात है चुनाव आयोग देगा, कोई भी राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है। चुनाव आयोग अभी ही बताए थे कि चुनाव आयोग का निर्वाचन आयोग भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका जिक्र है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अभी चुनाव आयोग के कौन है मेन हेड? तो सुनील अरोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है, पंचायती राज प्रणाली से ये संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आए थे? तो पिछले वाला भी वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, इसमें कौन कौन थे? ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा इसको लाया गया था। सबसे पहले कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन की अखबार का प्रकाशन होता था, ये पटना से होता था। 1931 ईस्वी में इसको कामेश्वर सिंह ने, याद रखिएगा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की थी, पटना से ये प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था और डॉन जो है ये कराची पाकिस्तान से प्रकाशन इसका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त कर दिया? तो आपको बता दें मोहम्मद रजा खान को, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज
के 9 संगठन से संबंधित है। तो याद रखिएगा 57 के विद्रोह के बाद पील आयोग आया था। पील आयोग का गठन भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला का WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरे का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1886 में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कलकत्ता में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको बता दें, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। तो इसमें 16 अक्टूबर नहीं है, तो 15 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय यह हुआ था, और यही 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था, और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ये सब पूर्वी बंगाल में असम चला गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में से किसके नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो नरम दल बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल थे, गरम दल के ये नेता थे। लाल बाल पाल 3 थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक, बाल और पाल, याद रखिएगा। लाल बाल पाल तीनों गरम दलीय नेता थे। पाल विपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाके इनको, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्या का नायक था, इसको गोली मार के मुआ दिया, यानी मार दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे। तो ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। कब हुआ था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 को इस भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करो या मरो का नारा यही भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था, और बोला था कि या तो हम आज़ाद करेंगे भारत को, या इसके लिए अपनी जान दे देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। और कौन किए थे? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस किए थे। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे 1943 ईस्वी में, और इसके प्रमुख जो सुभाष चंद्र बोस को इसको मेन सेनापति नियुक्त किया गया 1943 में। और इसी में बोला गया दिल्ली चलो का नारा दिया गया, सिंगापुर से बोला गया ये दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी मिली थी? तो ये 23 मार्च 1931 को इन लोगों की फांसी मिली थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अच्छा, कहाँ पे ये फांसी मिली थी? तो याद रखिएगा, लाहौर के सेंट्रल जेल में। लाहौर के सेंट्रल जेल में साजिश हत्याकांड के लिए इनको ये फांसी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित है? तो कांग्रेस के गरम दल से कौन संबंधित है? दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, GK गोखले, इनके वजह नहीं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर P. लॉरेंस के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में 1946 में जो है दिल्ली आया था, भारत के दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथरी लॉरेंस, यही थे इसके अध्यक्ष, लॉर्ड पैथरी लॉरेंस थे। और 2 सदस्य और थे, एक क्रिप्स थे और एक एलेक्जेंडर थे, AB एलेक्जेंडर। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? काफ़ी जाना माना नारा इनकलाब जिंदाबाद, इसको कौन दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने क्या दिया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। मोहम्मद इकबाल बोले थे। MK गांधी करो या मरो और हे राम भी इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने। और SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? जय हिंद, दिल्ली चलो।
और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी नारा इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 1942 को योगेश्वर शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो आपको बता दें योगेश्वर शुक्ल पटना ला गए थे। हुआ यूँ था कि जयप्रकाश नारायण के साथ 1942 में हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेश्वर शुक्ल जो हैं वो मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 7 दिसंबर को इनको यहाँ से कहाँ ले गया गया? पटना के योगेंद्र शुक्ल को पटना लाया गया और बक्सर जेल भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो आपको बता दें पूरे भारत में 274 द्वीप समूह है, जिसमें अकेले 204 द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप समूह है और 43 द्वीप समूह जो है आपको बता दें कि ये जो है ये अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप में जो है 37 द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप में 37 और यही इस जहाँ पे ये स्थित है यहीं पे नारियल अधिक उगते हैं और इसी को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा सैलानियों का स्वर्ग इसी द्वीप को। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें? लक्षद्वीप में 37 जिसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच समय GMT में क्या अंतर है? तो पहले ही बताए थे कि 5.5 घंटा आगे है भारत, लगभग 82.5 डिग्री के से ये होके गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से होके। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा +5.5 यानी B नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा 7 से असम घिरा हुआ है। इस 7 में कौन कौन है? मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और बंगाल है। ये 7 से ये घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथौल, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे है? तो आपको बता दें बराकर नदी पे ये तीनों है। मैथौल, बेलपलैया और तिलैया बांध बराकर नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्थान पे आता है पंजाब। तो अभी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 34.5% गेहूं का उत्पादन होता है और पंजाब में 21%। लेकिन सबसे शुद्ध जो गेहूं का उत्पादन होता है वो पंजाब में ही है। काफ़ी वहाँ के गेहूं में प्रोटीन पाया जाता, उच्चुष्ट वाला प्रोटीन ये सब बहुत अच्छे तरह की गेहूं पंजाब में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी मिलता है? तो त्रिवेणी नहर को जो है गंडक नदी से पानी मिलता है त्रिवेणी नहर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है? तो आपको बता दें 23.7% भारत का कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है और ये कहाँ पे है? पंजाब में। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है? पंजाब है, हरियाणा है, ये याद रखिएगा, और राजस्थान है। तो भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पे स्थित पंजाब में है, इससे संसार का सबसे ऊंचा बांध इसको बोला जाता है। लगभग 226 मीटर ऊंचाई पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है? तो आपको बता दें सिंहभूमि जो है लौह अयस्क में सर्वाधिक उत्पादित जिला है। सिंहभूमि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आज हमने कराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, चाहे आप BPSC के एग्जाम दे रहे हो, UPPCS के दे रहे हो या मेंस में अभी जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे भाई का निकला है, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 क्वेश्चन बारीकी से सॉल्व कीजिए और नोटबुक में हम पहले ही बोले हैं कि जब भी हम क्वेश्चन डिस्कशन कराएं तो नोटबुक लेके बैठिए और सभी चीज़ जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट सेट में वो आएगा और आपके एग्जाम में भी वही क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन को बारीकी से हम डिस्क्राइब कराते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। और डेली करंट अफेयर्स का सेट हम स्टार्ट कर दिए इसी चैनल पे। डेली करंट अफेयर्स आज 23 तारीख का भी डाले हैं, तो जो मेरे दोस्त नहीं देखे वो देख लेंगे और अपने एग्जाम में उससे लाभ उठाएंगे। डेली करंट अफेयर्स होगा और डेली सेट प्रैक्टिस होगा। तो जुड़ जाइए अभी हमारे चैनल से, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से और पूरा शेयर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो,
और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कीजिए मेरे इस चैनल ऑनलाइन विकास आर्या ऑनलाइन क्लासेस से। तो लगे रहिए, बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।